स्वागत है। आज हम एक बेहद गंभीर और दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 दुर्घटना। जी, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। हाँ, और हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध है हम कोशिश करेंगे कि उसके आधार पर इसके तथ्यों, जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं और इसके क्या असर हो सकते हैं, उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करें। बिल्कुल। तो ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171। हाँ, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर VT-A&B। करेक्ट। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी ये फ्लाइट, लेकिन हुआ ये कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद, मतलब दोपहर के करीब 1:38 पर। हाँ बिल्कुल, उड़ान भरते ही ये विमान अहमदाबाद में ही मेगानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है क्या? कि टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही पायलट ने मेडेकॉल, मतलब वो आपातकालीन संकट वाला सिग्नल दे दिया था। सिर्फ 30 सेकंड? ये तो बहुत ही कम समय है प्रतिक्रिया के लिए। हाँ। बहुत कम। और देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी थे और जो शुरुआती डेटा है वो ये बता रहा है कि विमान ने हवा में एक असामान्य रूप से ऊंचा कोण बनाया। ऊंचा कोण? मतलब जैसे विमान की नाक बहुत ऊपर उठ गई हो, शायद स्टॉल जैसी स्थिति बन गई हो, और फिर वो तेजी से नीचे गिरा। ओह। सीधा हॉस्टल की इमारत पर, और फिर उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे का पैमाना ही दिल दहलाने वाला है। विमान में 230 यात्री थे, 12 क्रू सदस्य। कुल 242 लोग। हाँ, 242 लोग, और इनमें से 241 की दुखद मृत्यु हो गई। लगभग सभी। और जैसा आपने कहा, यह सिर्फ हवा में नहीं हुआ, जमीन पर भी। जी हाँ, जमीन पर जहां विमान गिरा, उस हॉस्टल की इमारत में वहां भी 19 लोगों की जान चली गई। 19 लोग? हाँ, ज्यादातर छात्र थे शायद, और 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ये तो त्रासदी दर त्रासदी है। लेकिन एक बात जो अविश्वसनीय सी लगती है वो ये कि एक व्यक्ति इस हादसे में जीवित बच गया। हाँ, ये जानकारी आई है। सीट नंबर 11A पर बैठे थे एक ब्रिटिश नागरिक। कमाल है। अच्छा, पायलटों के बारे में क्या जानकारी है? अनुभवी थे? हाँ, क्रू काफी अनुभवी था। कैप्टन सुमीत सभरवाल थे। उनके पास करीब 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। 8200 घंटे? काफी होता है ये। जी हाँ। और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, उनके पास 1100 घंटे का अनुभव था। तो मतलब कुल मिला के 9300 घंटे का अनुभव। ये एविएशन इंडस्ट्री में काफी सम्मानजनक माना जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? जांच कहाँ तक पहुंची है? ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ये सुना है। जी, ये एक अहम डेवलपमेंट है। जांचकर्ताओं को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों होते हैं। अच्छा, तो जांच कौन कर रहा है? भारत की जो मुख्य एजेंसी है AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो नेतृत्व कर रही है। साथ में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी है। और अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिल रही है? हाँ, क्योंकि विमान अमेरिकी निर्मित है, बोइंग का, तो अमेरिका की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी सहयोग कर रही है। और बोइंग खुद भी? जी हाँ, बोइंग भी जांच में शामिल है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो रिपोर्ट्स कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट तो शायद 30 दिनों में आ जाए, लेकिन जो पूरी विस्तृत रिपोर्ट होती है, जिसमें हर पहलू की जांच होती है, उसमें 12 से 18 महीने लग सकते हैं। क्या शुरुआती जांच में कुछ अहम बातें सामने आई हैं? मतलब किस दिशा में जांच जा रही है? कुछ चीजें हैं जिन पर फोकस है। पहली बात, ऐसा लग रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान का लैंडिंग गियर वापस नहीं खींचा गया था। अच्छा। ये तो सामान्य प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक अहम सुराग हो सकता है। हो सकता है कोई हाइड्रोलिक समस्या हो, या पायलट किसी बड़ी इमरजेंसी से जूझ रहे हों जिस वजह से ये नहीं हो पाया। और बिजली की विफलता की भी बात आ रही है। वो राम एयर टरबाइन RAT, उसके सक्रिय होने का क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। RAT का सक्रिय होना, जो कि एक छोटा इमरजेंसी टरबाइन होता है जो हवा के दबाव से चलता है। बिल्कुल, वो तभी एक्टिवेट होता है जब विमान की मुख्य और सहायक दोनों बिजली प्रणालियां फेल हो जाती हैं। तो इसका सक्रिय होना इस बात का लगभग पक्का सबूत है कि विमान में एक बड़ी, शायद पूरी तरह से, बिजली की विफलता हुई थी। ओह, इसका मतलब कंट्रोल सिस्टम्स पर भी असर पड़ा होगा? बहुत संभव है। कई महत्वपूर्ण सिस्टम्स बिजली पर निर्भर करते हैं, और ये भी हो सकता है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता अभी। तो मतलब कई गंभीर संभावनाओं पर जांच चल रही है। जी, लैंडिंग गियर, बिजली की विफलता, इंजन फेलियर, ये मुख्य बिंदु हैं अभी।
इस दुर्घटना का असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की पहली घातक दुर्घटना है ना? जी हाँ, ये ड्रीम लाइनर, जिसे काफी आधुनिक और सुरक्षित माना जाता है, उसकी पहली फेटल क्रैश है ये। इसने निश्चित रूप से इस विमान की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और भारत में हवाई यात्रा पर क्या असर हुआ? स्वाभाविक है, लोगों में चिंता बढ़ी है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बुकिंग में करीब 15 से 20% की गिरावट आई है। और साथ ही इस घटना ने भारत की जो नियामक और जांच एजेंसियां हैं, जैसे डीजीसीए और एएबी, उनकी क्षमता, उनके संसाधन, इन सब पर भी ध्यान खींचा है। सवाल उठ रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तो तेजी से हुए थे, सुनने में आया। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ सब टीमें लगी थीं। जी, वो तत्काल शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। और एयर इंडिया के मालिक टाटा समूह ने मुआवजे की भी घोषणा की है। हाँ, टाटा समूह ने हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा की है, और जो एकमात्र जीवित बचे हैं उनके इलाज का पूरा खर्च भी वो उठा रहे हैं। ये एक अहम कदम है। तो अब आगे क्या? जांच किस दिशा में बढ़ेगी? आगे का रास्ता तो देखिए स्पष्ट है। सबसे पहले तो ब्लैक बॉक्स डेटा का बहुत सावधानी से विश्लेषण करना होगा। दूसरा, दुनिया भर में जो बोइंग 787 विमान उड़ रहे हैं, उनकी शायद कुछ जरूरी तकनीकी जांचें की जाएंगी। और भारत में? भारत में विमानन सुरक्षा के जो नियम हैं, जो नियामक संस्थाएं हैं, उनको और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया जाएगा। और ये पूरी जांच ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के हिसाब से ही की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये भारत के विमानन इतिहास की शायद सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक है। निश्चित रूप से इसने न केवल अनगिनत परिवारों को उजाड़ दिया है, बल्कि हमारे विमानन सुरक्षा तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद तो यही है कि जांच पूरी तरह से पारदर्शी हो, असली कारण सामने आए, और सबसे जरूरी कि भविष्य में ऐसी भयानक घटना दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाते हैं कि जब इतने अनुभवी पायलट और इतना आधुनिक, तकनीकी रूप से इतना उन्नत माना जाने वाला विमान जब वो इस तरह से विफल हो सकता है, तो क्या ये हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता कि इंसान, तकनीक और उनके बीच का जो जटिल रिश्ता है, उसमें कितने अप्रत्याशित जोखिम छुपे हो सकते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि पूरी तरह से फूल प्रूफ कुछ भी नहीं होता।